नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा, आप देख रहे हैं अंतिम बाजी और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो मार्केट की बात बाद में करेंगे, लेकिन इस बीच कैनरा बैंक के नंबर्स आए हैं। पहले एक बार वो देख लेते हैं कि कैनरा बैंक के नंबर्स इस बार उम्मीद से थोड़े खराब भी देखने को मिल रहे हैं, इसलिए शेयर के अंदर नुकसान बढ़ा है और करीब 4% टूटा है। असल में जो मुनाफा है 320 करोड़ का, अनुमान था 365 करोड़ रुपए का। अब आते हैं इसके ग्रॉस एनपीए जो और बढ़ गए हैं। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर तो 9.97 यानी कि ऑलमोस्ट करीब 10% तक पहुंचे हैं। तो कैनरा बैंक के क्वार्टरली नंबर्स उम्मीद से थोड़े खराब रहे हैं। रही बात नेट इंटरेस्ट इनकम की, वो भी उम्मीद से कम ही आई है। तो सभी सेगमेंट पे प्रॉफिटेबिलिटी, एनपीए पे और नेट इंटरेस्ट इनकम पे नंबर कमजोर है। पूरा एनालिसिस के लिए पूजा हमारे साथ जुड़ी है। बताएं पूजा, नंबर्स और कहाँ खराब दिखे हैं? जी, नंबर्स काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। 10% का जो ग्रॉस एनपीए का हमारा अनुमान था लगभग उसी के आसपास आए हैं। लगातार कैनरा बैंक के लिए ट्रेंड खराब ही चल रहा है। पिछले 3-4 क्वार्टर से जो ग्रॉस एनपीए के आंकड़े हैं वो 8-9% के आसपास ही देखने को मिल रहे हैं। और ये दिक्कतें बैंक के साथ तब चालू हुई थी जब AQR का प्रोसेस आया था, तब से ये दिक्कतें चालू हो रही हैं। लोअर बेस का यहाँ पर कुछ एक ग्रोथ नज़र आ रही है, लेकिन वो लो बेस की वजह से है। बाकी मुनाफा अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा दबाव है। प्रोविजनिंग जो है वो यहाँ पर बैंक की 1.85 करोड़ के आसपास की प्रोविजनिंग यहाँ पर देखने को मिली। अभी कुछ नंबर्स और भी अवेटेड हैं, लेकिन मोर और लेस नंबर देख के रख रहा है कि काफ़ी कमजोर नतीजे पोस्ट किए कैनरा बैंक ने। गौरांग शाह मौजूद हैं ये नंबर्स पर कमेंट करने के लिए जुर्जित BNP पारिबा से। गौरांग, गुड आफ्टरनून। कैनरा बैंक के भी नंबर्स आए हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम तो इनलाइन विद एक्सपेक्टेशंस ही आई है, लेकिन ग्रॉस एनपीए में इजाफा देखा गया है, यानी एसेट क्वालिटी फर्दर वीकन हुई है और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी डिप रही है, यानी जो अनुमान लगाया जाता है उससे काफी कम। 320 करोड़ के आसपास का मुनाफा बैंक का रहा है। जो इनिशियल फिगर्स आ रही हैं इन पर आपके कमेंट्स क्या हैं, कैसे लग रहे हैं नतीजे? शुक्रिया दीपाली। और हमारी होल्ड की रिकमेंडेशन है, पहले तो ये देना चाहूँगा डिस्क्लोजर। और नेट एनपीए, ग्रॉस एनपीए, प्रोविजनिंग, सभी मापदंड में अगर आप देखने जाए तो निराशा जो अंदाज था उससे कुछ ज़्यादा ऊपर की तरफ के आंकड़े आए हैं, और वो मेरे ख्याल से थोड़े बहुत कंसर्न पैदा कर सकती है छोटी से मध्यम अवधि के लिए। प्रोविजनिंग कवरेज रेशो पर भी अगर आप नज़र डालें तो उसमें भी हमने इजाफे होते हुए देखे हैं। अब जाहिर है मुनाफा जो कम आया है, क्योंकि जो उम्मीद थी उससे ऑफकोर्स ओवरऑल अगर आप परफॉर्मेंस देखने जाए तो मुनाफा में आपको इजाफे देखने मिलेंगे, लेकिन प्रोविजनिंग को लेकर के आने वाले समय में शायद दिक्कत और बढ़ सकती है अगर मैनेजमेंट ने जो कदम उठाने हैं इस आंकड़ों को ठीक करने के लिए, अगर वो सही दिशा में जल्द से जल्द कदम नहीं उठाए। गौरांग, इस रिजल्ट्स में देखिए नंबर्स तो खराब आए हैं, मार्केट रिएक्शन तो दे रही है, लेकिन आपकी कन्विक्शन कहाँ पे रुकी हुई है जिस वजह से आप कह रहे हैं कि इसमें वापस बाइंग होनी चाहिए? मैनेजमेंट के बयान से या फिर आपको कुछ और दिख रहा है नंबर्स में आगे? एक तो पूरा जो डिमोनेटाइजेशन का प्रोसेस हुआ है उसको लेकर के बैंक की बैलेंस शीट की जो हालत है वो सुधरनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, कॉर्पोरेट लोन बुक ग्रोथ को लेकर के जो प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है वो सरकार ने जो कदम उठाए हैं कैपेक्स को लेकर के, आने वाले समय में आपको लोन बुक ग्रोथ होता हुआ नजर आएगा। आम लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए कुछ पैसे ज्यादा होंगे, उसको लेकर के रिटेल या फिर कंज्यूमर लोन जो बुक है वहां पर आपको इजाफे होते हुए दिखाई देंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है डिम्पी की कॉस्ट ऑफ लेंडिंग और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, इसमें मेरे ख्याल से एहतियात बरतनी चाहिए। जी चलिए, शुक्रिया गौरांग आपका। तो नंबर्स डेफिनेटली खराब रहे हैं, बैड लोन प्रोविजंस बढ़े हैं और इसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी भी अनुमान से कम रही है और एसेट क्वालिटी वीकन हुई, लेकिन गौरांग की होल्ड रेटिंग है। स्टॉक पर एक इंस्टेंट रिएक्शन आया भी अर्निंग्स के बाद और अब इंटरडे लोस पर ट्रेड करा है 4% से ज्यादा की वीकनेस के बाद। कह सकते हैं आज बैड अर्निंग डे था, क्योंकि सिंटेक्स, NIT लिमिटेड, अदानी पावर और कैनरा बैंक इन सभी के नंबर्स जो है वो आज खराब रहे हैं। लेकिन आज IT और फार्मा के लिए भी दिन काफी अहम है, क्योंकि आज डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में कामकाज संभालेंगे। रुक कर लेते हैं इसी सेगमेंट का। IT सेक्टर की ग्रोथ, फार्मा की ग्रोथ, क्रूड ऑयल का प्राइस मोमेंटम, FIs फ्लोज, ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि जिनका ट्रेंड आगे डिसाइड होगा आज डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स के बाद, उनकी स्पीच के बाद। लेकिन IT सेक्टर की सबसे पहले बात कर लेते हैं और क्या पॉसिबिलिटीज हैं और उन पॉसिबिलिटीज के मद्देनजर क्या इंपैक्ट हो सकता है ये समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मिस्टर सोम मित्तल मौजूद हैं जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं NASSCOM के। मिस्टर मित्तल, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू दी शो। सबसे पहले तो क्योंकि देखिए अब तक हमने कई मैनेजमेंट से भी बातचीत की है, टेक महिंद्रा से भी हमने बातचीत की थी पिछले कुछ सेशंस में। उनका कहना है कि ठीक है, बातें तो बहुत हो रही हैं कि मिनिमम बेसिक पे बढ़ सकती है, वीज़ा नॉर्म्स में बदलाव हो सकते हैं, लेकिन
अगर अमेरिका में देखें तो वहां पर अभी डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई कम है। बहुत सारी करीब करीब 30 to 40% वैकेंसीज है वहां पर जहां पर स्किल्ड लेबर की कमी है। तो ऐसे में कितनी पॉसिबिलिटी आपको लग रही है कि कोई स्ट्रिक्ट मेजर्स ले यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप? देखिए, उसमें ये हर साल हर बार जब नए प्रेसिडेंट आते हैं अनसर्टेनिटी रहती है, इलेक्शन कैंपेन में काफी कुछ बोला जाता है। तो जब ओबामा जी आए थे 2009 में, तब आपको पता है कि मेल्ट डाउन हुआ था और उस समय अनएम्प्लॉयमेंट 9-10% थी। इस समय अनएम्प्लॉयमेंट 4% से कम है और टेक में तो 3% से कम है। और वहाँ के अपने अंदाज से, जैसे आपने बोला कि अगर 3% से कम अनएम्प्लॉयमेंट होती है तो इसका मतलब है कि देयर इज अ शॉर्टेज, और वहाँ पे स्टेम और इनकी है। और इस समय टेक्नोलॉजी का इतना महत्व बढ़ गया है, चाहे वो बैंक में हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग में हो, तो ये आईटी का महत्व बहुत ज्यादा है। तो इन सब जगह शॉर्टेज है इस समय। तो कई वो लोग करेंगे कोशिश कि फी बढ़ा दें, रेट बढ़ा दें, लेकिन जो उनकी नीड है वो तो चाहिए ही। तो उसके कई पहलू बन सकते हैं। एक तो यही है कि वैसे भी इंडियन आईटी इंडस्ट्री लोकल हायर कर रही थी, क्योंकि हमें कॉन्टेक्स्ट नॉलेज चाहिए, लोकल मार्केट की नॉलेज चाहिए, तो हम लोग वैसे ही लोकल हायर कर रहे थे। और दूसरा ये होगा कि जो काम पहले ऑन साइट हो रहा था वो फिर ऑफशोर शिफ्ट होगा, क्योंकि कस्टमर्स को काम कराना ही चाहे कहीं से भी हो। तो मेरे ख्याल से 3-4 महीने तक, अभी कल भी एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया, तो एक नॉइज लेवल रहेगा, लेकिन इंडस्ट्री को भी अपना व्यू पॉइंट रखना है। सरकार को ये देखना पड़ेगा, हमारी सरकार को, कि हम भी इतने हमारा और यूएस का इतना ज्यादा कमर्शियल ट्रेड है और मार्केट्स इंडिया में बढ़ रहे हैं, हम लोग यूएस गुड्स खरीदते हैं, कि वो एक प्रोटेक्शनिज्म ना बन जाए, क्योंकि प्रोटेक्शनिज्म होगा तो यूएस को ही ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो दिक्कत रहेगी, अनसर्टेनिटी रहेगी, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ महीनों में ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है मिस्टर मित्तल, एक चीज़ और आपसे जानना चाहते हैं। कई बार क्या होता है ना कि प्री इलेक्शन और पोस्ट इलेक्शंस में कई बार पॉलिसी फ्रेमवर्क में बहुत तेज़ी से बदलाव आता है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि यूएस को ग्रोथ करना है तो बिना इंडिया के कैसे हो पाएगा, क्योंकि उससे उनको सस्ता देश कहीं नहीं मिलेगा। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता था कि क्या इंडस्ट्री अपने आप को मोल्ड कर चुकी है ना इस फैसले के साथ, क्योंकि ये फैसला अब 1-1.5 महीना पुराना हो चुका है कि ट्रंप जीत चुके हैं। अब इंडस्ट्री ऑलमोस्ट पहले से ही तैयार थी कि ठीक है, जो भी पॉलिसी फ्रेमवर्क होगा हम उसके अकॉर्डिंग मोल्ड करेंगे। देखिए, ये सबसे पहले जो शुरू हुआ था वो 2003-2004 में हुआ था, जब जॉन केरी इलेक्शन में खड़े हुए थे, और उनका भी उनका पूरा मुद्दा एंटी आउटसोर्सिंग और इसके ऊपर था। तो इस समय 13-14 साल हो गए हैं इस तरह की एक्टिविज्म को, और इंडस्ट्री 1.5 महीने में नहीं, काफी दिनों से इस पे काम कर रही है कि लोकलाइज कर रही है अपने रिसोर्सेज, और जो काम, जिस तरह का हमारा काम होता है वो भी बदल गया है। तो पहले ये था कि लोग भेज दो, अब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट जो लेते हैं उसके अंदर डोमेन एक्सपर्टीज चाहिए, लोकल लोग वहीं पे चाहिए, जो कि हम लोकल अमेरिकन को हायर कर रहे हैं, जहाँ या ब्रिटिश हायर कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इंडस्ट्री काफी दिनों से, कई सालों से इसके ऊपर काम कर रही है। तो इम्पैक्ट तो होगा, थोड़ा सा अनसर्टेनिटी हो जाती है, क्योंकि अगर कस्टमर बोलेगा कि हमको 4 स्पेशलिस्ट चाहिए, उनको जाना ही है वहाँ पे, तो उसमें दिक्कत थोड़ी सी आ सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री पे इतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा कि रेवेन्यूज वगैरह डिक्लाइन करें। और इतने उतार चढ़ाव इस इंडस्ट्री ने पिछले 10-15 सालों में देखे हैं, एंड एवरी टाइम वी हैव नेविगेटेड इट वेल। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जहाँ डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे हम लोग खरे उतरेंगे। जी, चलिए, शुक्रिया मिस्टर मित्तल, आपने बातचीत की, जी बिजनेस अपने व्यूज रखे। तो थोड़ी कॉशियसनेस, नर्वसनेस आईटी और फार्मा शेयर्स पर डेफिनेटली आज दिख रही है, क्योंकि दोनों ही इंडेक्स 1-1% नीचे ट्रेड कर रहे हैं। पर कहें कि मार्केट को नीचे लाने में ठीक ठाक कंट्रीब्यूशन है इन दोनों ही इंडेक्स का। राकेश बंसल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं, और साथ ही हमारे साथ शायना मुकद्दम भी हैं और मेरे सहयोगी संदीप भी मौजूद हैं। सही मेहमानों का स्वागत है। शायना, पहले एक छोटा कमेंट आपका आईटी और फार्मा पर। अभी थोड़ा सा कॉशियसनेस, नर्वसनेस जो दिख रही है, ये क्या अभी कुछ सेशंस में बनी रहेगी, या फिर आपको लगता है कि मंडे ऑनवर्ड्स थोड़ी सी स्थिति बेहतर होगी, क्योंकि क्लियर हो जाएगा कि उनकी पॉलिसीज हैं क्या?
मेरे हिसाब से थोड़ा नेगेटिविटी अभी बनी रहेगी, बिकॉज प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रम्प ने बहुत क्लियरली कहा है कि जो वो वीज़ा कॉस्ट है या जो मतलब आउटसोर्सिंग का जो वर्क है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो उस हिसाब से इंडियन कंपनीज को उसका इम्पैक्ट ऑन एबिटा मार्जिन ज़रूर पड़ेगा टू सम एक्सटेंट, एंड ओवरऑल बिजनेस इज ऑल्सो टू सम एक्सटेंट स्लो डाउन। उनको अपने पूरे बिजनेस को रिवैम्प करना होगा, डिजिटलाइज स्पेस में आई थिंक दे हैव टू एस्टैब्लिश देमसेल्व्स। तो इस हिसाब से आई थिंक वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव नहीं है, बट जो फ्रेश बाइंग इन तो वो थोड़ा टाइम लग सकता है फिर से वापस इन फुल फोर्स आने के लिए। जी जी संदीप के पास चलते हैं इनफैक्ट और इसी पर बातचीत कर लेते हैं। संदीप, इनफैक्ट बिलियनियर जॉर्ज सोरोस, जिनको बिजनेस मैग्नेट भी कहा जाता है, उन्होंने भी थोड़े से कह सकते हैं कि स्ट्रिक्ट कमेंट्स दिए हैं डोनाल्ड ट्रंप को लेकर। उन्होंने कहा है कि वो एक डिक्टेटर रहेंगे आने वाले समय में, जिनका प्रदर्शन काफी खराब हो सकता है। एग्जैक्टली क्या कहा है उन्होंने और क्या तर्क है उनका ये कहने के पीछे? शुक्रिया दीपाली। देखिए 8 घंटे के आसपास का समय बाकी है उनकी शपथ लेने में, लेकिन जैसे आप कह रही हैं बिलियन इन्वेस्टर जॉर्ज सोरोस जैसे जो लोग हैं उनकी ओर से जो कमेंट्स आ रहे हैं उनके कार्यकाल को लेके वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए डिक्टेटर तो उन्होंने कहा ही उनको, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने फेल वर्ड का भी यूज़ किया है। उनका ये कहना है कि जो उनकी पॉलिसीज़ हैं वो अपने आप में सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, और उनके जो एडवाइजर्स हैं उनमें भी वैसी जो रुझान है वो साफ तौर पर देखने को मिला है, जो कि लंबी अवधि में उनको फेल साबित होंगे, यानी कि अपने कार्यकाल में वो नाकामयाब साबित होंगे। उनका ये कहना है कि वो डिक्टेटर तो होंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि उनको अपने थॉट्स में वो क्लियर नहीं है, यानी कि क्या पॉलिसी स्टैंड्स वो लेने वाले हैं उसको लेके भी उनके में क्लैरिटी नहीं है। तो डिक्टेटर फेल अपने आप में उनको क्लैरिटी नहीं है, और साथ ही साथ उनके जो एडवाइजर्स हैं उसको लेके भी उन्होंने सवालिया निशान खड़े किए हैं। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है कि उनका कार्यकाल कैसा रहेगा और पॉलिसी को लेकर भी क्या अनाउंसमेंट आएंगे ये देखना अभी बाकी है। लेकिन हाँ, अगर बिलियनर इन्वेस्टर जैसे जॉर्ज सोरोस जैसे ऐसे कमेंट्स करते हैं तो जाहिर सी बात है काफ़ी दिलचस्प हो जाएगा सुनना उनकी पॉलिसीज क्या रहती है। जी चलिए, शुक्रिया संदीप आपका। लेकिन कुछ मैनेजमेंट्स का भी हमने इस पर व्यू लिया। रोस्तो रावनन जो कि एमडी और सीईओ है माइंडट्री के, उन्होंने भी कहा है कि ट्रम्प सरकार के आने से वीजा कॉस्ट पर कितना इफेक्ट होगा ये जरूर देखना रहेगा। I don't think that's an immediate sort of factor that we are overly worried about. Our more important priority is to stay focused on what our clients are telling us, anticipate their current needs, plan for their future needs, and configure ourselves to be able to deliver value in a highly dynamic environment. The changes on the regulatory front are just one factor. Many other factors are simultaneously also playing out. We spent a lot of energy and a lot of thought to de-risk the Mindtree business model. For example, engaged with leading engineering and management campuses across both US and Europe many years ago to have an alternate pool of talent available to us because of the changing industry dynamic. The fact that we need to deliver more work closer to customers when we deal with some of their digital projects made us take those kind of steps a long time ago. Regulatory issues will come one month, may go another month, something will happen in one geography, something different will happen in another geography. We have learned to sort of insulate Mindtree from some of those factors and stay focused on what is best interest of our customers. इस बीच सीपी गुरनानी से अभी हमने बातचीत की। उनका कहना है कि अमेरिका ट्रंप की पॉलिसी भारत विरोधी नहीं रहेगी। उनका कहना है कि टेक महिंद्रा इस पे अपना रुख बनाए हुए हैं, नज़र रखे हुए हैं, लेकिन जो स्पीच होगी शायद उनको उम्मीद है कि सारा नुकसान नहीं होगा। जॉब्स, अमेरिका नीड्स ग्लोबल एक्सपोर्ट्स। आज की तारीख में अमेरिका वर्ल्ड के जीडीपी का 25% है, और अगर मैं उनकी कंपनीज को देखता हूँ जो कि लार्ज अमेरिकन कंपनीज हैं, वो करीब 30% जो अपना उनका उत्पाद है वो अमेरिका में बेचती हैं, 70% वो बाहर बेचती हैं। तो इसका मतलब उनको भी एक ग्लोबल मार्केट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर हमने कोई ट्रेड बैरियर यहाँ पैदा करते हैं तो कहीं ना कहीं तो उनको लेस कॉम्पिटिटिव बनता है ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी के वर्कर्स तो हैं नहीं। 47% ऑफ वैकेंसी आज भी करीब अनफुलफिल्ड होती हैं। बिल्कुल, लेकिन वो जो मिनिमम पे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, अगर वो बढ़ता है, अभी $60,000 के आसपास का है, अगर वो बढ़ के $1 लाख तक होता है तो क्या इम्पैक्ट होगा फाइनेंसिस पे? क्योंकि ऑलरेडी कंपनियां स्पेंडिंग कर रही हैं नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने के लिए, उसके लिए गेयर अप होने की कोशिश कर रही हैं, तो क्या फाइनेंशियली इम्पैक्ट आ सकता है?
आई एम नॉट टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट टेक महिंद्रा, ओवरऑल अगर एज एन इंडस्ट्री की बात करें। ट्रम्प साहब ने पहला कहा कि वो कॉर्पोरेट टैक्सेस कम करेंगे, उन्होंने ये भी कहा पर्सनल टैक्सेस कम करेंगे, तो नेचुरल है कि कहीं तो बढ़ाएंगे भी ना। अगर उन्होंने एक चीज़ को बढ़ा दिया तो उसको नेचुरली हम तो प्रोटेस्ट करेंगे, एंड आई एम होपिंग दैट द इंडियन गवर्नमेंट विल आल्सो टेक इट सीरियसली, क्योंकि नेचुरल है कि जब इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं एवरेज पे को आप सडनली बढ़ा देते हैं तो नेचुरल है कि आप एक इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो उसके बारे में हम डेफिनेटली प्रोटेस्ट करेंगे, हम डेफिनेटली वहाँ पे जाके उनके ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव से, उनके कॉमर्स डिपार्टमेंट से उनको हम जाके रिप्रेजेंटेशन भी देंगे। चलिए, तो इस बीच हमने कॉर्पोरेट्स का व्यू भी आपके सामने रखा और इस बीच ये पूरा एनालिसिस भी हम कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर जो ट्रम्प इम्पैक्ट है वो कितना आएगा, क्योंकि शपथ 10:30 बजे भारतीय समय के अनुसार होने वाली है और इस बार बॉलीवुड के सितारे भी इस शपथ का हिस्सा बनने वाले हैं, तो रंगारंग कार्यक्रम भी होगा, मिस मत कीजिएगा। जी बिजनेस पे इसकी झलकियाँ आपको दिखती रहेंगी। लेकिन इस बाजार की आज स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। आज सुबह ही हमने आपके सामने बात रखी थी कि आज देखिएगा मार्केट के अंदर आज दबाव ज़रूर देखने को मिलेगा। इस समय करीब 90 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी ट्रेड कर रहा है। ना केवल 8400 हमने ब्रेक किया बल्कि 8350 के भी नीचे आके ट्रेड कर रहे हैं। ऑलमोस्ट दिन का निचला स्तर है। आप बाजार का फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ देखिए, बिल्कुल आपको असर दिख रहा होगा। आप चार्ट में देखेंगे निफ्टी के, आपको क्लियरली दिखेगा। ये यूरोप की वजह से नहीं हुआ, इस चीज़ को माइंडेड ये ध्यान रखिए। यूरोप ज़्यादा नहीं टूटा है, यूरोप में अभी भी 0.25% का ही गिरावट है, लेकिन इंडिया में अपने जो 4-5 दिन का दबाव था, ये कह सकते ठहराव था, वो प्रॉफिट बुकिंग में कन्वर्ट हुआ। और ट्रम्प का फेवर तो आपको पता ही है। 3 मेजर सेक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, एक तो सरकारी बैंक, रियल एस्टेट और काफ़ी हद तक ऑटो। इनने आज दबाव मार्केट के अंदर बनाया है। हमारे साथ राकेश बंसल हैं, शायना मुकद्दम हैं, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि मार्केट के अंदर करना क्या चाहिए। राकेश, अब मार्केट के अंदर आपका व्यू क्या है? 8350, आज सुबह में कोई चिंता थी कि बाजार टूटेगा, टूट चुका है, अब ठहरेगा कहाँ पे, ये बताइए आप। देखिए डिम्पी जी, नीचे से एक नॉन स्टॉप रैली निचले स्तरों से आती हुई देखिए, और उस रैली में आप देखें तो आज एक फुल स्टॉप लगा है। 8370 एक क्रिटिकल लेवल था, उसको निफ्टी ने तोड़ा है। और आज के सत्र में काफ़ी स्टॉक्स में, काफ़ी सेक्टर्स में नेगेटिव क्रॉसओवर और मोमेंटम इंडिकेटर्स देखने को मिला है। अभी तो ये कहना डिम्पी काफ़ी जल्दी होगा कि कहाँ पर रुकेगा, क्योंकि आज ही के दिन हमने रिवर्सल देखा है। इस समय जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए, सबसे पहले तो जो लॉन्ग पोजीशंस हैं ट्रेडिंग की, उनको काट के साइड में बैठना चाहिए, थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। उछाल पर शॉर्ट सेलिंग की राय रहेगी। आज ही के दिन डिम्पी जी रिवर्सल देखने को मिल रहा है। अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए बॉटम को प्रेडिक्ट करने की। ठीक है, एक और नंबर्स भी थोड़ी देर पहले आए जब हम ट्रम्प की बात कर रहे थे, उसमें था सेंटेक्स के नंबर्स जितने ख़राब आए हैं, ख़राब इन द सेंस ऐसे आए हैं कि बजट का फैंसी शेयर था, इसको इस तरह से टूटना नहीं चाहिए था, लेकिन नंबर्स ने इसको तोड़ा है, इसलिए अब चिंता बढ़ गई है। 38% का पैट गिर गया, यानी कि मुनाफा गिर गया। ये तब गिर रहा है जब बजट का ये शेयर बन रहा था। इसके अलावा रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट रहे हैं। अब ये गिरावट करीब 7% की आई है। रही बात उनके मार्जिन्स की, तो मार्जिन्स में कुछ ज़्यादा दबाव नहीं रहा, लेकिन फिर भी आप देखिए जो फॉल है वो सडन है और काफ़ी तेज़ी से शेयर टूटा है। शायना, ये जो कुछ एक थेमेटिक शेयर्स थे ना, ये एक बड़े बेनिफिशरी भी हैं बजट के। इसके नंबर्स ख़राब रहे हैं, इसके पीछे कोई दो राय नहीं है। इसको अब अपॉर्चुनिटी समझें या वार्निंग समझें। वार्निंग इस लिहाज से मैं बोल रहा हूँ कि इनकी वैल्यूएशन कहीं महंगी तो नहीं है, क्योंकि सभी लोग जब एक बात मेरे बारे में बात करते हैं ना, तो वो चीज़ वैसे ही महंगी हो जाती है। मेरे हिसाब से अभी इनको जो डीमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट काफ़ी पड़ा होगा, बिकॉज एक्चुअली उनका एक सेगमेंट जो टेक्सटाइल्स में उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, दैट अभी कमेंस हुआ है प्रोडक्शन, तो वहाँ पर एक्चुअली प्रेशर होगा इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी। ऑन द अदर हैंड डीमोनेटाइजेशन की वजह से उनका कोर बिजनेस में भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी का बहुत प्रॉब्लमेटिक हुआ है ये लास्ट 3 मंथ्स में, तो वहाँ भी इम्पैक्ट हुआ होगा। अभी वो डीमर्जर अनाउंस किए हैं, सो आई थिंक वो डीमर्जर के हिसाब से स्टिल इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन अभी भी अपॉर्चुनिटी बनती है मेरे हिसाब से। जैसे लो कॉस्ट हाउसिंग में बजट में अगर गवर्नमेंट अच्छे स्कीम्स देती हैं, विच ऑलरेडी दे हैव स्टार्टेड अनाउंसिंग, तो वो एक पॉजिटिव रहेगा। आई थिंक अगर लोअर लेवल्स आते हैं समथिंग लाइक बिटवीन 70 and 80, तो ये अपॉर्चुनिटी रहेगा मेरे हिसाब से ये स्टॉक में फिर से एंटर करने के लिए। जी, 2 और स्टॉक्स आप देख लीजिए, एक तो अदानी पावर और दूसरा NIT लिमिटेड। यहाँ भी अर्निंग का ही प्रेशर है, नंबर्स दोनों ही कंपनी में खराब रहे हैं। एक 11.5% नीचे और एक 6.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। राकेश, क्या ये दोनों शेयर्स यहाँ से और भी नीचे जा सकते हैं?
दीपाली अगर देखें तो अदानी पावर ने एक बड़ा अपमूव दिखाया था और सरप्राइजिंगली आज ही के दिन में एक बहुत बड़ा डिक्लाइन आज ही के सत्र में देखने को मिल रहा है और 36 की नेकलाइन के ऊपर जो स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिखाया था उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। डेफिनेटली जो पेन है वो आगे कंटिन्यू रह सकता है, थोड़ा कॉशियस होकर चलना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, आज जिन शेयर्स में नुकसान देखने को मिल रहा है, इनफैक्ट इसकी संख्या ज़्यादा है। एक बार आप एडवांस डिक्लाइन भी देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि बाज़ार की इस समय स्थिति कितनी डैमेजिंग हो चुकी है। ये कुल मिला के 51 शेयरों में से आपको 51 शेयर में से 43 शेयर्स 43 शेयर तो नुकसान में है। एनएसई का डाटा अभी आप देखिए आपके सामने चल रहा है और इसमें आप देखेंगे जो परसेंटेज लॉस है वो बहुत ज़्यादा है। आप एक्सिस बैंक का लॉस देखिए, अभी करीब 7% ये शेयर नीचे आ चुका है। यही अपने आप में बहुत है बैंक निफ्टी को ड्रैग करने के लिए, क्योंकि कल जब सुबह ये 4% टूटा था तो 100 पॉइंट इसने बैंक निफ्टी के ले लिए थे और अब तो ये 7% है, यानी कि करीब 200 पॉइंट का लॉस तो बैंक निफ्टी को यहीं से आता हुआ दिख रहा है। एक्सिस बैंक इस समय इंट्राडे लो के आसपास आके कामकाज करते हुए। अदानी पोर्ट्स में भी तेज़ गिरावट है। हिंडाल्को, टाटा स्टील, मेटल्स जो चमक रहे थे वो भी टूट रहे। कुछ हद तक आप जो नॉन निफ्टी शेयर्स हैं उनकी गिरावट भी देखिए, जैसे टाइटन है, सेल, डीएलएफ, एनएमडीसी, ये शेयर्स भी बहुत तेज़ी से टूट रहे हैं और ऑलमोस्ट दिन के निचले स्तरों पर है। इनका भले ही यूएस से कोई खास सरोकार नहीं है, लेकिन इनमें जो गिरावट है प्रॉफिट बुकिंग की है, ठहराव की है, बाजार सहमा हुआ है, डरा हुआ है, इसको लेकर रिफ्लेक्शन ये सभी शेयर्स दिखा रहे हैं। शायद इस तरह का मार्केट अभी जहाँ पर आपके फ्रंटलाइन शेयर्स में जो परसेंटेज क्वांटम है गिरावट का, वो जब 5% से ज़्यादा हो जाए ना तो चिंता बढ़ जाती है। एक बार आप टोटल वॉल्यूम भी देखिए मार्केट का, अभी तक कितना कारोबार हुआ है। अगर ये ज़्यादा वॉल्यूम के साथ टूट रहा है तो शायद ट्रंप की स्पीच आने से पहले ही ये पता लग जाएगा कि कहीं नहीं कहीं इंस्टीट्यूशनल इंडियन मार्केट को लेकर वापस कॉशियस है। 4 लाख करोड़ से ज़्यादा का कारोबार है। शायद ना यही एक चिंता है, जिस दिन बाजार चल रहा होता है उस दिन शैलो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम कम होता है। बाजार टूटते समय वॉल्यूम बढ़ जाता है, यही चिंता है। अभी करना क्या चाहिए हमको? एक बार वेट एंड वॉच करना चाहिए या फिर इसको एक अपॉर्चुनिटी समझ के इसमें एंट्री लेनी चाहिए? देखिए अभी जैसे राकेश ने बताया, अभी द करेक्शन अभी स्टार्ट हुआ है ये हायर लेवल से, तो ये थोड़ा और करेक्शन होता है तो मेरे हिसाब से ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये मतलब हमने देखा है मार्केट 7,900 और काफ़ी अच्छा सपोर्ट पाती है। तो अगर करेक्शन होता है यहाँ से 100-200 पॉइंट्स निफ्टी पे, आई थिंक दीज आर वेरी गुड अपॉर्चुनिटी पॉइंट्स। जैसे हमने अभी देखा द बिगेस्ट लूजर या वन अमंग द बिगेस्ट लूजर एक्सिस बैंक के नंबर्स वो वेरी डिसअपॉइंटिंग, उसका एसेट क्वालिटी वाज मच वर्स देन व्हाट वी हैड एक्सपेक्टेड। बट अगर आप प्राइस मूवमेंट देखें यहाँ से डाउनसाइड क्या हो सकता है, अगर आप देखें यहाँ से 450 से ज्यादा इट कैन गो डाउन टू अबाउट 420-430। रिस्क, डाउनसाइड रिस्क कम है, बट इफ यू आर बाइंग इट एंड होल्डिंग इट फॉर अबाउट अ ईयर और 2, आई थिंक यहाँ से रिटर्न अप्रिसिएशन का काफी अच्छा मिल सकता है। एंड इन मेटल स्टॉक्स जो आप बात कर रहे हैं वो इतना अच्छा रैली हमको दे चुके हैं, आई थिंक दिस इज सिंपल प्रॉफिट बुकिंग। आई डोंट थिंक सेक्टर के ऊपर किसी ने ज्यादा नेगेटिव व्यू लिया है एज ऑफ नाउ। जी राकेश, 2-3 स्टॉक्स जहां पर अच्छा मूव है आज विद वॉल्यूम्स। एक तो गोदावरी पावर 13% ऊपर है 98 के लेवल्स पर। रुचि सोया 2 दिन में ये स्टॉक भी करीब 35% चल चुका है, 14% ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। इन दोनों पर क्या व्यू है आपका? दीपाली, गोदावरी पावर तो टेक्निकल स्ट्रक्चर एक्सट्रीमली पॉजिटिव है। स्टॉक ने बड़े चार्ट्स पर एक बड़ा ब्रेकआउट 80 रुपये के ऊपर दिखाया है और वहाँ से एक बड़ा अपमूव ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए, किसी के पास है तो होल्ड करे 107-108 के लक्ष्य के लिए। दीपाली, दूसरी तरफ रुचि सोया की बात करें तो काफ़ी बड़ा मार्केट का अंडर परफॉर्मर रहा है। पॉजिटिव चीज़ कल तक ये थी कि 19 रुपये पे एक अच्छा सपोर्ट था, वो इंटैक्ट था, बट आज जिस तरीके से मूव आया है 24 रुपीज़ के ऊपर एक ब्रेकआउट स्टॉक ने दिखाया और काफ़ी समय बाद ब्रेकआउट दिखाया है। इस ब्रेकआउट के जो लक्ष्य बैठते हैं लगभग 29.5 बैठते हैं। किसी ने अगर स्टॉक ले रखा है तो 29 से 29.5 रुपये के लक्ष्य के लिए होल्ड करना चाहिए। ठीक है, शायना भी बात कर रही थी कि इसमें अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए इस तरह के मार्केट के अंदर। उसमें एक अपॉर्चुनिटी शायद रेलवे स्टॉक्स में छुपी हुई हो सकती है। आप एक एक करके शेयर देखिए। टीटागढ़ वैगन्स इस समय भी हरे निशान में, जब आपका निफ्टी सौंक नीचे आ चुका हो। आप देखिए कालिंदी रेल को, ये करीब 3-3.5% की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है जब आपका निफ्टी सौंक नीचे हो। आप देखिए टेक्समैको इंफ्रा को, जो भी रेलवे से जुड़ा हुआ है, ये भी हरे निशान में है। ये पर्टिकुलर शेयर्स ऐसे हैं जो बजट की थीम के साथ जुड़े हुए हैं। शायना अभी आप जो बात बोल रही थी ना कि अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, रेलवे में अपॉर्चुनिटी है क्या?
क्योंकि इस बार बजट क्लब होके आएगा। हो सकता है नंबर आपको डिस्क्रिप्टिव वे में ना दिखें, लेकिन नंबर्स बेहतर तरीके से कंपाइल होके दिख सकते हैं। मेरे हिसाब से ज़रूर, बिकॉज हम काफ़ी टाइम से सुन रहे हैं जैसे वैगन्स की जो ऑर्डर है वो काफ़ी बड़े बड़े ऑर्डर्स के हम नंबर सुन रहे हैं, लेकिन वो ग्राउंड पे कुछ अभी तक हमने ज़्यादा देखे नहीं है। मेरे हिसाब से जब गवर्नमेंट कह रही है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग करेंगे एंड रेलवे इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट, तो वहाँ पर अगर अच्छा उनका जो इफ़ दे मेक अ एक्सपेंडिचर प्लान फॉर अच्छे मतलब बिग अमाउंट फॉर रेलवेज, तो उस हिसाब से दीज आर द फ्यू स्टॉक्स जो बेनिफिट होंगे। सो आई थिंक समथिंग लाइक टीटागर वैगन्स, समथिंग लाइक अरानी ब्रेक्स, ये सब आई थिंक विल बी पॉजिटिवली बेनिफिटेड बाय द गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो उस हिसाब से ये इनमें डिक्लाइंस पे ज़रूर इन्वेस्ट फॉर अ बजट व्यू ले सकते हैं। जी राकेश, एक तो NIT टेक यहाँ पर कल भी अच्छा मूव था, अभी भी अब 1% की बढ़त ये वीक मार्केट में भी दिखा रहा है। दिन के ऊपरी स्तरों से नीचे आया है, लेकिन फिर भी अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर क्या ट्रेड्स अभी कैरी कर लें आगे, क्या व्यू है आपका? और एक और स्टॉक जिस पर आप कमेंट्स लेना चाहेंगे वो रहेगा हेवल्स का। यहाँ पे भी अच्छा डेवलपमेंट आज हुआ है, 400 के ऊपर ये स्टॉक आ चुका है, 3.5% का मूव है। इन दोनों स्टॉक्स में भी क्या करें ट्रेडर्स? दीपाली, हेवल्स का टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है, इनफैक्ट स्टॉक करेक्शन में भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, और जिस तरीके से टेक्निकल स्ट्रक्चर है नेक्स्ट रेजिस्टेंस अराउंड 413 410 तक आता है। एंड दीपाली, NIT टेक पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है डिक्लाइन में, बट ऊपर में 450 के अराउंड स्टॉक में एक मेजर नेकलाइन है। मेरा ऐसा मानना है कि नई पोजीशन तभी लेनी चाहिए जब 450 की नेकलाइन को तोड़ के इसके ऊपर क्लोजिंग लेता है। हैवल्स किसी के पास है तो बना रहे, नए निवेश की सलाह हैवल्स में नहीं दूंगा, बट डेफिनेटली अगर NIT टेक 450 की नेकलाइन डिसाइसिवली तोड़ता है तब उसको जरूर खरीदना चाहिए। ठीक है शायना, एक और सेगमेंट देखिए वो है ऑटो सेक्टर्स। यहाँ पे खबर ये है कि हो सकता है कुछ और दाम गाड़ियाँ बढ़ाएं। ऐसा नहीं कि जनवरी से दाम बढ़े नहीं, बढ़ाए हैं, लेकिन कमोडिटीज़ के जो दाम हैं वो और बढ़ सकते हैं, सिर्फ दाम बढ़ाए जा सकते हैं। मैं आपकी बात को थोड़ा और एक्सटेंड कर देता हूँ। अगर सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ देनी है तो हो सकता है रूरल इंफ्रा को भी मजबूत किया जाए, और इसमें सीधा मतलब है कि आपको वहाँ पे पैसा पहुँचाना होगा, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट। उसमें ऑटो कंपनीज को कितने बड़े बेनिफिशियरी आप देखते हैं? आई थिंक ऑटो कंपनीज डेफिनेटली बेनिफिशियरी होंगे। कुछ स्टॉक्स जैसे मारुति ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं, बट अगर उनके न्यू लॉन्चेस की हम बात करें, ऑलरेडी उन्होंने जो आई मीन दे आर लॉन्च्ड इग्लिस, बट अगर आप नेक्स्ट 3 मंथ्स की बात करें तो दे आर प्लानिंग टू एंटर इनटू द LCV मार्केट ऑल्सो, जो रूरल स्प्रेड होगा, और उनका जो नया प्लांट भी रहेगा गुजरात में, वहाँ से प्रोडक्शन उनको आएगा। तो आई थिंक उनका जो ऑर्डर बुक है वो एकदम स्टेडी रहेगा। इस हिसाब से दो इट इज एक्सपेंसिव, मुझे लगता है यहाँ से भी अच्छा रिटर्न देंगे। अनदर थिंग इज टू व्हीलर्स हम फिर से देख सकते हैं, वी कैन स्टार्ट री लुकिंग बिकॉज दे वर वेरी मच इम्पैक्टेड बाय द डिमोनेटाइजेशन। अभी जैसे हम नेक्स्ट 2-3 मंथ्स के अगर पिकअप देखते हैं नंबर्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स, तो वहां पर भी आई थिंक री एंट्री पॉइंट हो सकती है। ठीक है, इसी मुद्दे पर हमने जो ED है मारुति सुजुकी के मिस्टर RS कलसी, उनसे बातचीत की। आइए सुन लेते हैं उन्होंने इस मुद्दे पर क्या कहा था। देखिए, कमोडिटी प्राइसेस तो बढ़ रहे हैं, आपने ठीक कहा है, और हम लोगों की ये कोशिश रहती है कि जो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होता है उसको हम लोग एब्जॉर्ब कर लें, परंतु जब वो एक खास लिमिट से ज़्यादा उसके अंदर चेंज आता है तो डेफिनेटली हम लोगों को फिर प्राइस इंक्रीज़ करना पड़ता है, और इस दिशा में अभी हमारी फाइनेंस की टीम्स कैलकुलेशंस कर रही हैं, और सर्टेनली अभी आगे चलते हुए हम लोग प्राइस इंक्रीज़ करने का सोच रहे हैं। जी, डिवीज लैब को एक बार देख लेते हैं। ये कई सेशन से कंसिस्टेंटली वीकनेस दिखा रहा है, 52 वीक लोस पर ट्रेड कर रहा है, और ग्रोथ कंसर्न्स हैं मैनेजमेंट की ओर से। हालांकि बार बार एश्योरेंस हुआ है कि हालात बेहतर होंगे, स्टेक इंक्रीज करने की भी खबरें रही हैं, लेकिन स्टॉक जो है वो प्रेशर में है। यहाँ पर लोअर साइड में राकेश क्या टारगेट्स हो सकते हैं अगर किसी ने शॉर्ट किया हुआ हो तो? दीपाली, काफ़ी खराब टेक्निकल स्ट्रक्चर है। इनफैक्ट स्टॉक क्लियरली सेल ऑन रैली वाला स्टॉक है, और कुछ समय पहले 740 के अराउंड स्टॉक ने काफ़ी मौका भी दिया था बिकवाली करने का। इनफैक्ट नीचे में अगर आप देखें तो 695 697 नेक्स्ट नीचे का एक सपोर्ट है, और वहाँ तक स्टॉक गिरने का दमखम रखता है। ठीक है,
इस बीच बाजार की जैसे हम शुरुआत में आपसे कह रहे हैं कि स्थिति थोड़ी सी नाजुक है और इस समय लगातार बाजार के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। 1% से ज़्यादा का नुकसान निफ्टी में पहुंचा है और ये तब है जब हम बजट से सिर्फ 12 दिन दूर हैं और ये तब है जब आज शाम को यूएस के नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आपको मिल जाएंगे। उसका इम्पैक्ट भारत पे कितना होगा उसके बारे में न केवल आज बल्कि 2 दिन से लगातार हम आपको एनालिसिस करके बता रहे हैं कि कौन कौन से सेक्टर्स पे इसका असर आएगा। लेकिन फिलहाल आज मार्केट पूरी तरह से सेलिंग मोड में है। फ्रंट लाइन के साथ साथ आज छोटे और मझोले शेयरों में भी गिरावट है। यूजुअली ऐसा दिख रहा था कि शायद हो सकता है अगर इंस्टीट्यूशनल जाएंगे जो बड़े शेयर्स में निकलते हैं, लेकिन छोटे शेयरों में भी जो गिरावट है ये दिखा रही है कि जो रिटेलर्स भी हैं वो थक गए थे, प्रॉफिट बुक कर रहे थे या कि अपॉर्चुनिटी उनको मिली तो वो भी सिस्टम से धीरे धीरे बाहर जा रहे हैं और ये ऐसे ही बाहर नहीं जाता हुआ दिखेगा। जी, एक बार ओरिएंट पेपर को देख लेते हैं। नंबर्स आए हैं, नंबर्स पर बातचीत करने के लिए मैनेजमेंट भी हमारे साथ मौजूद है। अगर नतीजों को देखें तो रेवेन्यू में स्लाइड डिप रहा है, 2% नीचे रहा है, मार्जिनल नीचे 381 करोड़ के आसपास। और अगर एबिटा ग्रोथ देखें तो यहाँ पर 2.5% तक की बढ़त आती हुई दिखी है। हमारे साथ इन नंबर्स पर बातचीत करने के लिए ओरिएंट पेपर के एमडी मिस्टर ML पचीसिया मौजूद हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। सर सेगमेंट वाइज जानना चाहेंगे कि जो पेपर सेगमेंट है, कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट है या फिर इलेक्ट्रिकल बिजनेस सेगमेंट है, उनकी परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में कैसी रही है और ग्रोथ कंट्रीब्यूटर्स कहाँ से आए हैं? क्वार्टर की मैंने दोनों ही बिजनेसेस पेपर और इलेक्ट्रिकल, पेपर का तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है कंपेयर टू सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। और उसमें टर्नओवर करीब करीब कॉमन सिमिलर था एज लास्ट ईयर, बट बॉटम लाइन काफ़ी इम्प्रूव करी है। और इलेक्ट्रिक बिजनेस में भी टर्नओवर थोड़ा सा डिप किया है बिकॉज इस साल हम लोगों ने ये EESL का जो लाइटिंग टेंडर है उसमें लास्ट ईयर 30 करोड़ का बिजनेस किया था। इस बार हमने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया बिकॉज उनके प्राइसेस बहुत ही अनरेम्यूनरेटिव हो गई थी। तो बाकी जितने सेगमेंट हैं, ट्रेड सेगमेंट है, फैंस है, स्विच गियर है, सभी में ग्रोथ है, बट वो ओवरऑल नहीं दिखती है। बट बॉटम लाइन सर्टनली मच हेल्दियर है देन लास्ट ईयर, प्रॉफिटेबिलिटी बेटर है। ठीक सर, हालांकि टॉप लाइन में ग्रोथ नहीं है। सर नंबर्स तो आगे, लेकिन अब सामने बजट भी है। आपके एक्सपेक्टेशन क्या है बजट से? और साथ में ये भी पूछना चाहूँगा एक्सपेक्टेशन पे कितना खरा उतर सकती है सरकार, क्योंकि बीइंग एज अ लिस्टेड कंपनी इन्वेस्टर ये भी सुनना चाहता है। आपकी उम्मीद तो सुन लेगा, लेकिन कितना उस पर उतर सकती है सरकार, ये भी थोड़ी प्रोबेबिलिटी भी बता दीजिएगा। देखिए, ये तो प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, एक्सपेक्टेशंस तो बहुत हैं और ये है कि कुछ न कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन में हम लोगों की कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या इन्वेस्टमेंट करेगी, किस तरह से इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप लेंगे, तो वो एक्सपेक्टेशंस तो काफ़ी हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार का इंटेंशन सही है, दे वांट टू सी द ग्रोथ कमिंग, तो इसलिए वो स्टेप्स शुड बी राइट डायरेक्शन में ही आएंगे, ऐसे हम समझते हैं। ठीक है सर, शुक्रिया सर। आपको कितना एक्चुअल करते हैं वो तो अब बजट के दिन ही पता चलेगा। बिल्कुल, आपके साथ हम भी हैं सर। उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार कम से कम एक रिलीफ और साथ ही इंफ्रा, इन सब चीज़ों को वापस जोड़ दे, क्योंकि नोटबंदी की जो कड़वी दवाई है उसके बाद थोड़ी सी ज़रूरत है कि हमको बूस्टर डोज मिल जाए, और ऐसा मिल जाता है तो जितना नुकसान कैलकुलेट कर रहे हैं ब्रोकिंग हाउसेस शायद उससे हम पार पा जाए। शुक्रिया आपका सर समय देने के लिए। माफ़ कीजिए शाइना, ये आप जो थेमेटिक था ये काफ़ी अच्छा चला, शुगर चला, राइस चला, उसमें पेपर इंडस्ट्रीज़ के कुछ एक शेयर्स भी काफ़ी तेज़ी से ऊपर आए। एक्सपेक्टेड है कि शायद बजट में, क्योंकि ये कैपिटल इंटेंसिव नहीं होते, यूजुअली लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, तो सरकार लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स पर ज़्यादा जोर देगी, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव हैं और 2.5 साल बाद तो सरकार को खुद से चुनाव में भी आना है, केंद्र सरकार को। तो उम्मीद करें कि पेपर इंडस्ट्री को थोड़ा बूस्टर डोज मिल जाएगा सर बजट में। कोई आपका फेवरेट पिक है? फेवरेट तो ऐसा नहीं है, लेकिन आई थिंक पेपर इंडस्ट्री अभी अच्छा कर रहा है, उनके जो रियलाइजेशंस है वो इम्प्रूव हुए हैं, तो उस हिसाब से उनका कॉस्ट भी थोड़ा बढ़ा हुआ है, बट आई थिंक रियलाइजेशंस जो इम्प्रूव है वहाँ से नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। और जैसे दूसरे कंपनी बिल्ट है जो मुझे और मतलब ज़्यादा पसंद है, वहाँ पर भी आई थिंक प्रमोटर्स ने अपना जो थोड़ा प्लेज शेयर्स है उसको रिलीज किया है, तो वहाँ भी न्यूज़ बेस्ड थोड़ा पॉजिटिव मूवमेंट है। तो ओवरऑल सेक्टर एग्रो भी चल रहा है। जैसे आप शुगर प्राइजेस की अगर बात करें तो शुगर प्राइस भी काफ़ी फॉर्म है, तो उस हिसाब से ओवरऑल एग्रो इंडस्ट्री बेनिफिट कर रहा है।
जी, राजेश अग्रवाल भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। मिस्टर अग्रवाल, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द शो। अभी जो मार्केट में दबाव दिख रहा है 1% के आसपास, इंडेक्स नीचे है, क्या ये डोनाल्ड ट्रंप का इफेक्ट है, पहली चीज? और दूसरी बात, ये अगला हफ्ता कैसा रह सकता है, कीपिंग इन माइंड कि 4 सेशंस होंगे, 26 जनवरी को मार्केट बंद रहेंगे, उसके अगले हफ्ते बजट आएगा और अगले हफ्ते एक्सपायरी भी है, तो बहुत वॉल्टिलिटी और शायद एक्शन रहे, लेकिन ट्रेंड कैसा रह सकता है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, ट्रेंड वॉलेटाइल रहेगा, जैसा कि आपने कहा। कई कारण है, बजट है, डोनाल्ड ट्रंप की आज इनॉग्रेशन है, यूपी के इलेक्शन सामने में है, जिसमें जैसे जैसे बयानात प्री इलेक्शन आते रहेंगे उस हिसाब से मार्केट मूव करेगा। और ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि ये नतीजों का सीज़न चल रहा है और जिस भी कंपनियों के नतीजे जिस तरीके के आ रहे हैं, हम देख रहे हैं उस स्टॉक्स में वैसे ही मूवमेंट आ रही है। सबसे बड़ी बात ये है कि बजट है सामने में, जो कि एक बड़ा इवेंट है बाज़ार के लिए और उसकी तरफ बाज़ार देख रहा है, तो मुझे लगता है कि पॉजिटिव बायस के साथ वॉलेटाइल रहेगा। थोड़ी बहुत अगर कहीं गिरावट आती है, अच्छे स्टॉक्स को चुनने का मौका है, क्योंकि अगर जो भी आता है, चाहे ट्रंप के वजह से आता हो या ब्रेक्सिट का भी प्रभाव आने वाले दिनों में देखा जाएगा, किस तरह से थेरेसा में कि जो भी बयान आएंगे वो किस तरीक़ा के आते हैं, तो ये जो भी प्रेशर आएगा वो शॉर्ट टर्म के लिए आएगा, बट मध्यम से लंबी अवधि के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी अच्छे स्टॉक्स को चुनने की, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन की वजह से जो पैसे बैंकिंग चैनल में आए हैं वो अल्टीमेटली बाज़ार में ही डिप्लॉय होने वाले हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे म्यूचुअल फंड्स के थ्रू हो। तो एक तरीके से बाजार को एक बड़ा बूस्टर सामने में है, टैक्स कलेक्शन की वजह से, बैंकिंग चैनल में पैसों की वजह से, तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाजार के लिए। ठीक है राकेश, आपकी रिकमेंडेशन क्या है? कोई BTST या STBT कॉल्स आप देंगे क्या इस समय? देखिए डिम्पी, BTST तो बिल्कुल नहीं करेंगे। STBT के लिहाज से आप वोकार्ड फार्मा को बेच के चलें, यहाँ पर 701 का स्टॉप लॉस लगाएं, नीचे में 650 655 के लक्ष्य वोकार्ड फार्मा में देखने को मिल सकते हैं। डिम्पी, निफ्टी को बेच के जाना चाहिए 8420 के स्टॉप लॉस के साथ, और नीचे में मुझे लगता है 8250 8255 के लेवल्स निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है शाना, आज ना रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर वापस से दूसरा ऐसा दिन है जब अच्छी बढ़त आती हुई दिखी है। आज देखिए मार्केट 100 अंक नीचे है, लेकिन सुज़लॉन में अभी भी 1.5% की तेज़ी है। इस बार के बजट में हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर सरकार कुछ ठोस फैसले लेगी, ले भी रही है और भी ले सकती है। एक बार क्या सुज़लॉन और एनेक्स विंड, इन दोनों ही कंपनीज में कुछ पोजीशन बना सकते हैं क्या, या रख सकते हैं जिनके पास पहले से ही हो? क्योंकि ये ट्रेडर्स के फैंसी शेयर हैं, इनमें भले ही 50 पैसे मिलते हो, क्योंकि 12-13 रुपये का था सुज़लॉन, ये तो 2 दिन में चल के 17 रुपये तक पहुंचा है, नहीं तो 12-13-14 में बहुत निवेशक है। मेरे हिसाब से सुज़लॉन अभी भी ये लेवल से अभी जितना अच्छा चला है, यहाँ से और आई थिंक 20 रुपीज़ तक मूवमेंट हमको अभी भी दिख सकता है। बेसिकली दिस इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स। वो जो डेट है वो उसको आधा करने की बात कर रहे हैं। दैट वाज द मेजर प्रॉब्लम दैट द कंपनी फेस्ड। दूसरी बात, उनके पास काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स है, ऑर्डर बुक पोजिशन है, एंड उनकी जो ग्रोथ है वो भी दोनों सोलर में एज वेल एज इन विंड, दोनों में अच्छे ऑर्डर बुक पोजिशन है एंड ग्रोथ है। तो उस हिसाब से आई थिंक ओवरऑल फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं। जी, चलिए अब यहाँ से रुक कर लेते हैं BTST ट्रेड्स का, नहीं जान लेते हैं कुछ ऐसे स्पेसिफिक स्टॉक्स जहाँ पर आप पोजीशंस मंडे के लिहाज से बना सकते हैं। मौजूद है हमारे साथ साक्षी। बताइए साक्षी। शुक्रिया दीपाली। शुरुआत करेंगे लोकेश उपल की कॉल्स के साथ। इन्होंने 2 BTST ट्रेड रेकमेंड की है आज के सेशन के लिए। ब्रिटानिया पर ये बुलिश है, 3150 का टारगेट रेकमेंड किया है, नीचे में हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 3080 का। साथ ही CESC इन्हें पसंद है और खरीदारी के लिए उन्होंने टारगेट्स यहाँ पर रेकमेंड किए हैं 704 के, 680 का हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना होगा। नीरव छेड़ा की तरफ से जो 2 कॉल्स आई हैं, दोनों में ही STBT ट्रेड रेकमेंड किया है। IDFC लिमिटेड इनकी पहली पिक रहेगी, जहां पर 53 के टारगेट से देखते हैं 59 का ऊपर में स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह दी है। ICICI बैंक में भी बिकवाली की राय दी है इन्होंने 248 के टारगेट्स के लिए, और ऊपर में हमें स्टॉप लॉस 270 का लगाना होगा। मानस जायसवाल की तरफ से 2 कॉल्स हैं, इनकी पहली पिक BTST रिकमेंडेशन है। हैवेल्स इनको अच्छा लगता है, 410 के टारगेट्स के लिए खरीदारी रेकमेंड की है, 395 का इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करने के लिए सलाह दी है। M&M फाइनेंस इनकी आखिरी पिक होगी और यहाँ पर ये बिकवाली की राय दे रहे हैं 267 के टारगेट्स के लिए, ऊपर में स्टॉप लॉस हमें 282 का मेंटेन करना होगा। ठीक है, तो शुक्रिया आपका बताने के लिए कि इसमें कुछ एक सेल और बाय की दोनों ही कॉल्स मिल रही हैं। तो मंडे को शायद एक बार ट्रंप का रिएक्शन भी आएगा, लेकिन इसको भी थोड़ा सा कैलकुलेट करके आप इन पोजीशंस में अपना ट्रेड लीजिएगा, ध्यान रखिएगा इन सभी शेयर्स में। लेकिन यूनाइटेड स्पिरिट्स आज दूसरा ऐसा दिन है, कल तो एक सडन फॉल आया था लेकिन वापस से रिकवर करने की कोशिश कर रहा है।
जो भी सुगबुगाहट थी ना राजेश मार्केट के अंदर, वो धीरे धीरे सेटल हो रही है। पहले था कि डीआईजीओ खरीदेगा, बाद में बयान आया कि उसको तो मालूम नहीं, शायद हो सकता नहीं खरीदे, लेकिन इसने अपने रेंज तो ब्रेकआउट कर दिया। ये 1900 के आसपास फंसा हुआ था, 2100-2200 तक पहुंचा। ये रेंज ब्रेकआउट करके बड़े मूव देने लग गया है, जो पहले नहीं दे रहा था पिछले 3-4 दिन से। एक बार यूनाइटेड स्पिरिट्स को एज अ ट्रेडिंग इसमें कुछ पोजीशंस रख सकते हैं क्या? देखिए डिम्पी, आपने ट्रेडिंग की बात कही है तो मैं कहूँगा कि आप 1880 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के इसमें मध्यम अवधि का नज़रिया रख सकते हैं। बट मेरी पर्सनल राय ये है कि स्टॉक में साल भर के नज़रिए के साथ खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि एक तो नंबर्स अच्छे आए हैं, दूसरे कई राज्यों में इलेक्शन होने की वजह से हमने देखा है अक्सर लिकर की सेल बढ़ जाती है। तीसरे अगर आप देखें तो 3700 रुपया में डीआईजीओ ने स्टेक लिया था और जो कि आपकी 2000 के आसपास मिल रहा है। तो बट ऑब्वियस है कि वैल्यूएशन अभी भी यहाँ पे है और डीआईजीओ के कंट्रोल के आने के बाद हमारा अनुमान है कि कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी आने वाले दिनों में। हो सकता है कि साल भर में 30-40% का रिटर्न भी दे दे तो हमें आश्चर्य नहीं होगा। बिल्कुल यहाँ खरीदारी करनी चाहिए, हर गिरावट में एक्यूमुलेट करनी चाहिए। शॉर्ट टर्म में अगर ट्रेडिंग का नजरिया हो 1880 का स्टॉप लॉस रखें। यूनियन बैंक अब डे लो पर ट्रेड कर रहा है, स्टॉक को देख लेते हैं। और दो स्टॉक्स जो कि दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुके हैं, उसमें एक है हरिसन मलयालम और केआरबीएल। एक एक्सटेंडेड मूव और एक सडन बाइंग इन स्टॉक्स में इमर्ज हुई। दोनों शेयर्स दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड भी कर रहे हैं। शायना ये केआरबीएल और हरिसन मलयालम मिड नवंबर ऑनवर्ड्स ये दोनों ही स्टॉक्स जो हैं वो कंसिस्टेंटली मूव कर रहे हैं। अभी क्या कैसे लग रहे हैं ये स्टॉक्स आपको? मेरे हिसाब से केआरबीएल अभी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। काफ़ी रैली हो चुका है बिकॉज उनका जो राइस एक्सपोर्ट्स है वो अगर उनको ईरान में से अच्छे ऑर्डर्स फिर से रीस्टार्ट होते हैं तो वो एक बड़ा फिर से मार्केट खुल जाएगा कंपनी के लिए। और आई थिंक रियलाइजेशंस भी थोड़ा इम्प्रूव होने के हिसाब से आई थिंक ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है। सो आई एम स्टिल कीपिंग अ पॉजिटिव व्यू ऑन केआरबीएल डिस्पाइट के काफ़ी चल चुका है स्टॉक। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि गतिविधियाँ सिर्फ सेकेंडरी मार्केट में है, बल्कि आपको देखेंगे प्राइमरी मार्केट्स में भी गतिविधियाँ बहुत तेज़ है। अब तो एक्सचेंज ही खुद लिस्ट होने के लिए आ रही है, तो बीएससी एनएससी पर लिस्ट होएगी और ये 3 फरवरी को ऐतिहासिक दिन होगा जब ये लिस्टिंग की पहली बेल आपको बजती हुई दिखेगी। प्राइस बैंड 805 से 806 का है, तो आपको बिड लगानी तो आप 806 पे ही लगाइएगा, 805 पे, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन होने के पूरे चांसेस हैं। तो इसलिए पर्चा भरते समय इस चीज़ का ध्यान रखें, या तो मार्केट लिख दें या तो उस पर 806 का प्राइस डलवाएं। वैसे आजकल ऑनलाइन भी भरा जाता है, आप उसमें भी थोड़ा सा एक बार एक्सपर्ट्स की राय ले लीजिएगा कि कहीं गलती ना हो जाए आपसे। और दूसरा 18 के मल्टीपल में मिलेगा, 18 का मिनिमम लॉट है, आप इसके अंदर जा सकते हैं। इस पर हमने बातचीत की खुद आशीष चौहान से, जो कि एमडी एंड सीईओ बीएससी के हैं। आइए सुन लेते हैं उन्होंने इस मामले पे क्या कहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल बिग कांग्रेचुलेशंस टू यू एज वेल। इफ यू कैन जस्ट हाईलाइट दैट, यहाँ से लेकर ये जो आईपीओ जो आ रहा है आपका, उसके बारे में कुछ आप बताएं। नहीं, ये बेसिकली भारत की सबसे बड़ी संस्था है और सबसे पुरानी संस्था है, 141 वर्ष पुरानी संस्था है। तो स्वाभाविक है कि ये जब आईपीओ करती है, और इट इज़ वन ऑफ द व्हाट आई कॉल मोस्ट रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन। सो जब उनका आईपीओ आता है तो स्वाभाविक एक उत्साह की नज़र दिखती है लोगों में। बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि यहाँ पे लेकर इट्स अ वेरी इमोशनल डे फॉर यू एज वेल। यहाँ से लेकर गोइंग फॉरवर्ड फ्यूचर ग्रोथ के लिए आप उसको कैसा यूज़ करेंगे, इफ यू कैन जस्ट हाईलाइट दैट। सी बेसिकली ये जो है ऑफर फॉर सेल है, जो करंट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, हमारे पास करीब 9000 से अधिक शेयर होल्डर है, उसमें से 300 करीब शेयर होल्डर्स अपना शेयर्स बेच रहे हैं। तो बीएससी के लिए ये कोई फंड रेजिंग की बात नहीं है, ये सिर्फ एक लिक्विडिटी इवेंट है हमारे जो करंट शेयर होल्डर्स के लिए। तो जो नॉर्मल ग्रोथ है आगे जाने के लिए, उसके लिए पर्याप्त मात्रा में हमारे पास जो फंड्स है अवेलेबल है। रिटेल निवेशकों के लिए आपको क्या मैसेज है? नहीं, ये बेसिकली एक तरह से बीएससी का जो इंस्टीट्यूशन है वो सब जानते हैं, और उस हिसाब से आप जब निवेश करते हो तो सोच समझ के और अपना जो भी स्टडी करना है वो करके यहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पैसा लगाएं, क्योंकि मैं खुद रेगुलेटर हूँ एज ए फ्रंटलाइन रेगुलेटर बीएससी, तो उस हिसाब से हर इन्वेस्टर को अपने पैसे का ख्याल रखना चाहिए और ध्यान रख के निवेश करना चाहिए।
तो आपने सुनी ये खास बातचीत मिस्टर आशीष चौहान के साथ, और बीएसई का आईपीओ मंडे को ओपन होगा, नजर रहेगी इस डेवलपमेंट पर भी। लेकिन आज सीपीएसई ईटीएफ का आखिरी दिन है और हमने देखा है कि इस ईटीएफ के मद्देनजर जो पीएसयू स्टॉक्स रहे हैं उनमें भी एक अच्छा मोमेंटम डेवलप हुआ है, और सरकार की करीब करीब 6,000 करोड़ जुटाने की योजना इस ईटीएफ के जरिए रही है। 10 लिस्टेड सीपीएसईज हैं जिनमें स्टेक सरकार बेच रही है, और किसका कितना वेटेज है वो आपने स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। आईओसी, गेल, पीएफसी, आरईसी और जो भी स्टॉक्स इस लिस्ट में, इन 11 कंपनियों की लिस्ट में शामिल हैं, उसमें सभी में एक अच्छा मूव पिछले कुछ सेशंस में हमने देखा भी है। इनफैक्ट राजेश, हम कुछ दिन पहले बात भी करते, इनफैक्ट डिम्पी ने ये पूछा था कि सीपीएसई ईटीएफ को खरीद लें या फिर जो कंपनियां इस पोर्टफोलियो को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं उनको अलग अलग भी चुन सकते हैं, क्योंकि आप देखिए परफॉर्मेंस पीएफसी, आरईसी, इन स्टॉक्स की अच्छी रही है। आईओसी ये परफॉर्मर्स रहे हैं हाल ही में। देखिए, एज ए फंडामेंटल एनालिस्ट मैं तो यही कहूँगा कि मेरा अपना पैसा होता तो मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स में लगाता, क्योंकि इसमें कई स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं। फॉर एग्जांपल जो वेटेज है सबसे ज़्यादा ओएनजीसी और कोल इंडिया का, उन्होंने बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया, जबकि कोयले की प्राइसेस में अच्छा खासा उछाल आया है। मुझे लगता है वहाँ परफॉर्मेंस आनी बाकी है। आरईसी, पीएफसी बहुत ही लो वैल्यूएशन में मिल रहे हैं, 3-4 की पीई पे आरईसी मिलता है, अच्छा डिविडेंड देता है, मुझे लगता है वहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। बट अगर कोई लंबी अवधि का नज़रिया रखता हो और 5% डिस्काउंट जो रिटेल को मिल रहा है उसके फ़ायदा उठाना चाहता हो, मैं समझता हूँ कि सीपीएसई ले सकता है, क्योंकि एक पूरा बास्केट उसके पास आ रहा है, तो यहाँ पे सब्सक्राइब बिल्कुल किया जा सकता है। इससे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन की हम जो राय दे रहे हैं अपने क्लाइंटों को, वो बीएसई के आईपीओ पे दे रहे हैं, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत अच्छे हैं, पुरानी संस्था है और लोगों का भरोसा इस ब्रांड पे बिल्कुल बना हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा रिटर्न देगा। लेकिन राजेश, यही तो प्रॉब्लम है कि जो चीज़ अच्छी होती है ना उसमें ओवर सब्सक्रिप्शन आ जाएगी। प्रॉब्लम ये नहीं कि पर्चा नहीं भरा जाएगा, प्रॉब्लम ये है कि शेयर आएंगे कितने, क्योंकि 18 तो मिनिमम ही है। इतने के लिए हम अप्लाई करेंगे, शायद हमको इतने भी मिल जाए, तब भी हम सोचेंगे हमको 15% 20% का गेन लिस्टिंग पे मिल जाएगा। लेकिन यही है ना, वॉल्यूम नहीं आएगा आपका, एक तो कैप है, ऊपर से ओवर सब्सक्रिप्शन है। अच्छी चीज़ पता, आप ओवर सब्सक्रिप्शन ही ख़त्म कर देते हो शेयर पे। खैर, उम्मीद करते हैं आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि कैसे आप बीएसई के ज़्यादा से ज़्यादा आईपीओस को इकट्ठा कर सकते हैं। काफ़ी सारे अगर आपके नंबर्स हैं, डीपी अकाउंट्स हैं, तो आप अलग अलग ही पर्चा भर सकते हैं, उसका ज़रूर ध्यान रखिए। एक आज सुबह हम टेलीकॉम शेयर्स के बारे में बातचीत कर रहे थे, उसमें एक रिपोर्ट आई थी और सीएलएसए की, वो एक रिपोर्ट ये कह रही थी कि आइडिया और वोडाफोन दोनों का एक अगर मर्जर होता है तो उसमें लिए आइडिया बड़ा बेनिफिशियरी हो जाएगा। एक ही प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, रिलायंस जियो को भी नुकसान पहुंच सकता है, और भारतीय एयरटेल का भी कुछ चंक चला जाएगा। 3% ही शेयर अभी ऊपर चल रहा है। राकेश, एक बार आप इसके चार्ट देखिए, आपको कितना ठीक लग रहा है? 71-72 का भाव है, ये खबर के साथ चला हुआ शेयर है या फिर इसमें बिल्डअप दिख भी रहा है आपको एक्चुअली जो और चलने वाला है अभी? देखिए डिम्पी, इस स्टॉक के लिए पॉजिटिव ये है कि जितनी बार 70 रुपीज़ के नीचे जाता है वहाँ से लगभग इसमें हर बार एक बाइंग देखने को मिलती है, एक नीचे से एक सपोर्ट होता है। बट एज ऑफ नो ऐसा कोई टेक्निकल पैटर्न नहीं है कि इसमें मैं अपने क्लाइंट्स को हम रिकमेंड करें बाइंग करने के लिए। बट डिम्पी, एक चीज़ कहना चाहूँगा, ऑलरेडी स्टॉक रडार पर है। जब इसमें एक मल्टी मंथ ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, और मल्टी मंथ ब्रेकआउट के लेवल्स यहाँ से काफ़ी दूर हैं, जब भी ये 75 रुपये के ऊपर क्लोजिंग लेगा तब डेफिनेटली हम अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करेंगे बाइंग करने के लिए। एज ऑफ नाउ तो अवॉइड करेंगे जी, एज ऑफ नाउ अवॉइड करने की सलाह है। कुछ नतीजे ओवर वीकेंड भी आने हैं, जिसमें कुछ अहम नंबर्स भी रहेंगे। अल्ट्राटेक सीमेंट उनमें से एक है, उन स्टॉक्स पर आपको ध्यान देना होगा। अमराजा बैटरीज हुआ, यूनाइटेड स्पिरिट्स के भी डिम्पी बात करते हैं, उसके नंबर्स भी सैटरडे संडे को जारी होंगे। फोर्स मोटर्स, नवीन फ्लोरिन और पर्सिस्टेंट सिस्टम, ये कुछ क्रूशियल अर्निंग्स है जिन पर आपको ध्यान देना होगा। लेकिन अल्ट्राटेक सीमेंट यहाँ नंबर्स कैसे रह सकते हैं ये जान लेते हैं। अंचल से मेरे सहयोगी मौजूद है, बताइए अंचल, क्या उम्मीदें हैं? शुक्रिया दीपाली। अल्ट्राटेक सीमेंट की अगर बात करें तो इस बार ही वीक क्वार्टर की उम्मीद की जा रही है। कंपनी की आय में करीब 4-4.25% की गिरावट आते हुए दिखेगी, तो वहीं कंपनी का जो एबिटा है वो 16.5% गिरेगा। कारण है कंपनी के रियलाइजेशन। देखिए, रियलाइजेशन पर टन इस बारी करीब 1.5% गिरते हुए दिखेंगे, और यही वजह है कि कंपनी के एबिटा पे प्रेशर डालता हुआ दिखेगा। एबिटा पर टन इस बारी घटकर 873 रुपीज़ पर रहने का अनुमान है, और जो वॉल्यूम ग्रोथ है वहाँ पे भी 5% की गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है। मार्जिन जहाँ तक बात रही तो इस बार Q3 में मार्जिन 19.1% से करेक्ट होकर 17%, यानी ऑलमोस्ट 2% से ज़्यादा की गिरावट एबिटा मार्जिन में आती हुई दिखेगी। लेकिन मुनाफे के फ्रंट पे अगर आप नज़र डालेंगे तो गिरावट थम रही है। यूनाइटेड स्पिरिट्स हम अपने ले लें।
8.6% की गिरावट मुनाफे के फ्रंट पे आ सकती है। उसका कारण है इस बारी ब्याज लागत कंपनी की कई यानी एक अच्छे चंक से घटी है और कंपनी की अन्याय बढ़ती हुई दिखेगी, तो वो कहीं ना कहीं मुनाफे को सपोर्ट देगी। यूनाइटेड स्पिरिट्स के भी नंबर्स आने हैं, चल तो रहा है एशियर नंबर्स से पहले, क्या अनुमान है नंबर्स को लेकर अंचल? दिवाली देखिए, यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए एक चैलेंजिंग क्वार्टर रहेगा। मैं नहीं कहूँगा अच्छे नंबर्स देंगे, लेकिन बॉटम लाइन में थोड़ा ईज आउट होते हुए दिखेंगे नंबर्स। सबसे पहले सेल्स की बात करें, 14% बिक्री घटती हुई दिखेगी। वॉल्यूम में भी 10% का इम्पैक्ट आएगा, जो जिस तरह से डिमोनेटाइजेशन हुआ था सीधा इम्पैक्ट कंपनी की बिक्री पे आएगा। डियाजियो के प्रोडक्ट्स की सेल्स भी सुस्त रही है, तो एज सच एबिटा मार्जिन फ्रंट पे भी कोई रिलीफ की उम्मीद नहीं है। एबिटा फ्रंट पे 26% की गिरावट दिख सकती है और एबिटा मार्जिन ऑलमोस्ट 1.5 से 1.25% तक गिरते हुए दिखेंगे। वहीं दूसरी ओर मुनाफे के फ्रंट पे एक लो बेस का फायदा कंपनी को होगा। दूसरा जो कंपनी की ब्याज लागत है, क्योंकि डियाजियो के आने के बाद काफ़ी बड़ा कर्ज का चंक पे ऑफ हुआ है, तो ब्याज लागत घटी है, उसका फायदा आएगा। और यही कारण है आपको मुनाफे के फ्रंट पे स्टैंड लोन बेसिस पर ऑलमोस्ट 56% कंपनी का मुनाफा बढ़ता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो यूनाइटेड स्पिरिट्स के भी आप देखेंगे वॉल्यूम में करीब 10% का इजाफा होगा और ये शेयर अभी चल भी रहा है। और जैसे बता भी रहे थे राकेश कि इसमें बार राजेश माफ़ कीजिए, वो ये कह रहे थे कि 1850 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रख के आप इसमें मध्यम अवधि के लिए तो ट्रेड ले सकते हैं। हो सकता है सडन स्पाइक या फॉल आपको रिजल्ट्स के ओरिएंटेड दिखे कुछ, लेकिन इस पर नजर रख सकते हैं। लेकिन इस बीच एक ब्रेकिंग खबर आप और देखिए, RBI गवर्नर ने भरोसा जताया कि नोटबंदी के बाद भी स्थिति में कोई ज़्यादा नुकसान होगा नहीं, बल्कि सुधार ही आपको होता हुआ दिखेगा। आर्थिक फायदे का उन्होंने भरोसे की बात की है। आपको भी मालूम है कि RBI गवर्नर इस स्टैंडिंग कमेटी के सामने भी पहुंचे थे। इस स्टैंडिंग कमेटी पक्ष और विपक्ष दोनों की थी और उसमें उनसे कई कड़े सवाल पूछे गए। जो सवाल पूछे गए थे उसके बाद अब धीरे धीरे रिएक्शन आना शुरू है। उन्होंने ये भी कहा कि नोटबंदी से छोटी अवधि में जो आर्थिक नुकसान अगर होगा तो थोड़ा सा कैलकुलेट किया जाएगा, लेकिन वैसे इससे कुछ ज़्यादा नुकसान होने वाला नहीं है। वैसे भी शायना एक और चीज़ भी है, नोटबंदी के बाद जो हमें दो चीज़ देखनी थी वो हम देख चुके हैं। पहला सेल्स के नंबर, दूसरा उसके बाद आने वाले क्वार्टर्स के नंबर। जितने भी अब तक हमने देखे हैं ऐसा लगा नहीं। आज सुबह भी हम DB कॉर्प के मैनेजमेंट से बातचीत कर रहे थे, ये भी नोटबंदी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड था, क्योंकि इनके एड रेवेन्यूज़ बड़े वर्चुअल होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो कह रहे थे कि और असर आता, लेकिन फिर भी उन्होंने ग्रोथ ही दिखाई है। तो ये चिंता की बात तो हमारे लिए हुई नहीं। अब तो सरकार के पास बजट है, उनके अकाउंट्स में सफिशेंट कैश है, एक ऐसा पॉलिसी है जिसमें सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। तो ये उम्मीद करें कि नोटबंदी का भूत अब खत्म हो चुका है, अब इसकी चर्चा भी हमको धीरे धीरे कम कर देनी चाहिए। हाँ ज़रूर, लेकिन कुछ सेक्टर पे अभी भी मुझे मेरे हिसाब से नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स या क्वार्टर में रहेगा। जैसे आप रियल एस्टेट के सेक्टर की बात करें, सीमेंट सेक्टर की बात करें, जैसे अभी अल्ट्राटेक के आप नंबर्स डिस्कस करें, आई थिंक वहाँ पर जो रियलाइजेशंस और इवन इनफैक्ट वॉल्यूम्स, वो सब इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ कनेक्टेड टू रियल एस्टेट सेक्टर, वो सब अभी हमको ये क्वार्टर में नेगेटिव नंबर्स दिखाई देंगे। एंड हो सकता है टू सम एक्सटेंट विल कैरी फॉरवर्ड। इट विल डिपेंड, गवर्नमेंट कैन पंप इन मनी इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिवाइव द होल सेंटिमेंट एंड सेक्टर। तो अभी बजट का हम इंतजार करते हैं। आई थिंक इट विल बी पॉजिटिव ओनली। जी, आप कोई ट्रेड कैरी कर रहे हैं राकेश, IT और फार्मा में से स्पेशली मंडे के लिए? नहीं दीपाली, बिल्कुल भी कोई ट्रेड लॉन्ग साइड में तो एटलीस्ट कैरी नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट हमने अपने क्लाइंट्स को निफ्टी को शॉर्ट करने की राय दी है, वोकार्ड फार्मा को शॉर्ट करने की राय दी है, और काफ़ी जो ट्रेडिंग लॉन्ग साइड की पोजीशन थी उनको काटा है। निफ्टी में मुझे लगता है नीचे में 8250 तक निफ्टी गिरने का दमखम रखता है, थोड़ा कॉशियस होकर चलना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, राजेश एक और चीज़ बताइए, शुगर स्पेस में आपको कुछ ठीक लग रहा है क्या? क्योंकि खबर अभी कल ये आई थी कि इंपोर्ट ड्यूटी पर सरकार उसको कोई नहीं चेंज नहीं कर रही है, जैसी है वैसी रहने वाली है। शुगर के कुछ एक चीज़ें जो है वो साइक्लिक चल रही हैं। बजट एक हिस्सा भर हो सकता है, लेकिन उसके बाद ये चलेंगे अपनी फ्लेवर से, जो कि सिर्फ डिमांड और सप्लाई से मैच होकर चल रहा है। क्या शुगर में एक ऐसा स्पेस बन सकता है जहाँ पर थोड़ा हम बच जाएंगे, ट्रम्प से बच जाएंगे, बजट से बच जाएंगे और अपनी थीम के साथ चले जाएंगे? जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले साल अगस्त में जो रियलाइजेशन थे और इस साल अगस्त में जो रियलाइजेशन थे उसमें कम से कम 15 से 20 या 25% तक का इजाफा था शुगर के रियलाइजेशन में, और इन दिनों तो और भी ज़्यादा भाव बढ़े हुए हैं। दूसरे मुझे लगता है जो 7 ईयर्स साइकिल थी डाउन ट्रेंड की वो ख़त्म हो चुकी है। वैल्यूएशन कई कंपनियों के इतनी बढ़त के बाद भी बहुत अट्रैक्टिव है। 2-3 कंपनियों की अगर नाम लूँ जहाँ की नज़र रखनी चाहिए, फ्रंट लाइन में बलरामपुर
चीनी है। मध्यम श्रेणी में अगर आप देखें तो EID पेरी है, जहाँ की बहुत अच्छी वैल्यूएशन है, कोरोमंडल के होल्डिंग है कंपनी में, और शुगर का प्लांट है। और तीसरी अगर स्मॉल कैप की बात करूँ तो एक उभरती हुई कंपनी है KM शुगर। वहाँ पे कई ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो फॉरेन में कुछ नया प्लांट वगैरह लगा रहे हैं। तो वो ये 3 कंपनी है रिस्क प्रोफाइल के अनुसार मैं कहूँगा कि यहाँ पे नज़र रखी जा सकती है। जी, तो ये कुछ चुनिंदा शेयर्स हैं जिन पर आप ध्यान दे सकते हैं आज के सेशन में। एक एशियन पेंट्स को देख लेते हैं। ये स्टॉक आज भी हरे निशान में ही ट्रेड कर रहा है और 0.5% के आसपास की बढ़त एशियन पेंट्स में देखी जा रही है, लेकिन पिछले 2-3 दिनों में लगातार एक अच्छा मूव स्टॉक में आते हुए हमने देखा है। अभी भी 968 के लेवल्स हैं। राकेश, ये एशियन पेंट्स पर क्या व्यू है आपका अभी? दिवाली, कुछ चुनिंदा स्टॉक्स लाइक एशियन पेंट्स, इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहे हैं और नतीजों से पहले एशियन पेंट्स के नतीजे हैं मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक, और नतीजों से पहले जिस तरीके से स्टॉक आज स्टैंड कर रहा है मुझे लगता है नीचे ऊपर में 990 995 तक के भाव इसमें देखने को मिल सकते हैं, और नीचे में 950 के अराउंड एक अच्छा बेस है और स्टॉक एक पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो बाजार बंद होने में अभी सिर्फ 7 मिनट का समय है, लेकिन इस बीच आप देखिए कुछ एक सरकारी कंपनीज जैसे कि इंजीनियर्स इंडिया अब एक करीब 0.3% नीचे आ चुकी है। ये वो शेयर है जो कि इस समय सबसे भरोसेमंद शेयर था, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग ने इसको भी थोड़ा सा चपेट में ले लिया है। और इसके अलावा कुछ एक और अगर आप सरकारी कंपनीज देखेंगे उसमें गेल, भेल, ये सभी के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग वापस हमको देखने को मिली है। ये शेयर अच्छे चल रहे थे 1-2 दिन से, अब वापस इनमें नुकसान आया है। एक बार आप BHEL का चार्ट देखेंगे राकेश, क्या ये आपको ठीक लग रहा है, कन्विंसिंग लग रहा है? क्योंकि एक सडन मूव आया था CPSE ETF के साथ, ये वापस थोड़ा सा गुम होता हुआ दिख रहा है। ये वापस अपनी रेंज में आके फंस गया या फिर एक और अटेम्प्ट लेगा? देखिए डिम्पी, स्टॉक ने ब्रेकआउट लिया था 131 के ऊपर और एज ऑफ नाउ स्टॉक वापस नीचे में आ गया है। किसी ने अगर ले रखा है तो 128 एक स्टॉप लॉस है। 128 के लेवल्स अगर ट्रिगर होते हैं तो जो ऊपर का ब्रेकआउट था वो फॉल्स ब्रेकआउट निकलेगा, तब एक गिरावट देखने को मिल सकती है। नई खरीदारी की राय बिल्कुल नहीं दूंगा। ठीक है शायना, ये एविएशन कंपनीज में क्या करना चाहिए? इंडिगो के आप प्राइजेस देखिए 2 से 2.5% ऊपर हैं। मेरे पास 2 प्रॉब्लम है। एक तो प्रॉब्लम यह है कि कच्चे तेल के दाम जस के तस बनने वाले हैं। आज डोनाल्ड ट्रंप के स्पीच से पता लग जाएगा शेल को लेकर वो क्या बयान देते हैं। कुछ भी पॉजिटिव और नेगेटिव क्रूड पे अपना इम्पैक्ट दिखाएगा। मैं मान कर चलता हूँ $55 ही रहेंगे और ये शायद सस्टेन कर जाएंगे। एक बेनिफिट मेरे पास होगा भी रीजनल कनेक्टिविटी का, सरकार उस पर काम कर रही है। कल हम जयंत सिन्हा को सुन चुके हैं। अब किस तरफ देखें, ये प्राइसिंग वाला फैक्टर क्रूड को देखें या भारत में एक नया सेगमेंट जो डेवलप हो रहा है रीजनल कनेक्टिविटी वाला, उसको तरफ देखते हुए एविएशन में प्लस पोजीशंस बनाएं? मेरे हिसाब से सिलेक्टिवली ये सेक्टर में अभी भी रह सकते हैं। जैसे अभी हमने स्पाइस जेट की अगर हम बात करें, वहाँ पर कैपेसिटी एडिशन नेक्स्ट 2-3 इयर्स में वो कर रहे हैं और बाकी के जो बेनिफिट्स आप जैसे गिना रहे हैं वो सब उनके पास है। अगर क्रूड $60 तक रहता है, लेट अस अज्यूम कि 55 और 65 के बीच में रहता है, तो आई थिंक ये कंपनीज उसको अच्छे से अब्जॉर्ब करके दे कैन मैनेज। सो आई थिंक टू एन एक्सटेंट सिलेक्टिवली स्मॉल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इन एविएशन सेक्टर, बिकॉज हिस्टोरिकली ये सेक्टर ने किसी इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बनाया है, बट एट द सेम टाइम अभी चल रहे हैं। सो आई थिंक टू दैट एक्सटेंट वन कैन रिमेन इन्वेस्टेड इन द सेक्टर। जी राजेश, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ ट्रेडिंग आइडियाज़ भी आप शेयर करते हैं, तो आपकी किन ट्रेड पर नज़र है नेक्स्ट वीक के लिए या फिर मंडे के लिए? देखिए मंडे के लिए या नेक्स्ट वीक के लिए बोलूँ तो एक तो ब्लू डॉट पे नज़र है, जहां हमें लगता है कि 2450 के टारगेट स्टॉप लॉस के साथ इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। दूसरा हैवेल्स में 400 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ 387 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाने की राय दे रहे हैं। और तीसरे इंडिगो में हम लोग राय दे रहे हैं 904 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करने के लिए। ये 3 तो ट्रेडिंग के आइडियाज़ है। और निवेश के लिए हम रिकमेंड कर रहे हैं फिलिप्स कार्बन ब्लैक के, जिसके नतीजे बहुत ही शानदार आए थे। इंटरेस्ट कॉस्ट में अच्छी खासी गिरावट देखी गई थी और एक्सपेंशन हो रहा है उनका। उसके बाद मुझे लगता है ये बहुत अच्छे परफॉर्मेंस करेगा। मुझे लगता है फिलिप्स कार्बन ब्लैक में एक लंबी अवधि का नज़रिया रखा जा सकता है और ये 3 स्टॉक्स में सिर्फ 1 हफ्ते या 10 दिन की पोजीशन बनाई जा सकती है। ठीक है, इस पे आप एक कैटेगरी के यानी कि फ्रंट लाइन शेयर्स देखिए जिनमें तेज़ गिरावट आती हुई दिखी है। उसमें अदानी पावर है, इसके नंबर्स ठीक नहीं थे, पूरी तरह से शेयर टूटा 11% इस समय दिन के निचले स्तरों पर विद अ ह्यूज वॉल्यूम। ये शेयर बहुत तेज़ी से टूटा है, स्पेकुलेटिव शेयर हो चुका है। सिंटेक्स नंबर्स अच्छे नहीं रहे, 7% नीचे।
एक्सिस बैंक नंबर्स अच्छे नहीं रहे, 7% नीचे। MMTC एक और बैंक भी है कैनरा बैंक, नंबर अच्छे नहीं रहे, 5-6% नीचे। MMTC 5% नीचे। ये सारे वही शेयर हैं जिनसे आप उम्मीद भी कर रहे थे कि कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस अच्छी आएगी। स्पेशली MMTC जो कि एक बड़ा कंटेंडर है इस बार सरकार के विनिवेश की लिस्ट का। STC और MMTC ना केवल विनिवेश का बल्कि सरकार अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ावा भी देगी तो ये दोनों ही बड़े कंटेंडर हैं, क्योंकि एक तो बुलियंस का और फेरस और नॉन फेरस के इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काम करवाती है और एक एग्री में करती है STC इंडिया। दोनों ही आज ऑलमोस्ट दिन के उच्चतम स्तरों पर। STC में तो बाकायदा एक लोअर सर्किट लगा हुआ है। शाना, एक बार जो ये गिरावट इनमें आई है ये बहुत तेज़ी से ऊपर चल गए थे, ये इसलिए गिरावट इनमें आ रही है या फिर वैल्यूएशन बहुत महंगी हो गई थी इसलिए शेयर टूट गया? आई थिंक वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है और इसलिए करेक्शन आ रही है। काफ़ी ये चल भी चुके थे और एक्चुअली वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं करते थे। आई थिंक टू दैट एक्सटेंट ये ट्रेडिंग स्टॉक्स है एंड इसके लिए आई थिंक देयर इज करेक्शन कमिंग इन। बेसिकली मेरा ये दोनों स्टॉक्स पे तो अवॉइड ही है। ठीक है, बाजार बंद होने में सिर्फ 2 मिनट का समय है। आप एक बार गेनर्स भी देख लीजिए जिन्होंने आज बाजार में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। उसमें आइडिया करीब 3% की बढ़त के साथ ये ट्रेड कर गया। भारतीय एयरटेल के अंदर करीब 1% का इजाफा है। येस बैंक और अल्ट्राटेक ये कुछ एक इंडेक्स के ऐसे शेयर्स हैं जिन्होंने आज ये कह सकते हैं कि बाजार को सहारा दिया है। इसके अलावा हेवल्स आज सुबह खबर आई कि पर्सनल फाइनेंस कारोबार पर्सनल केयर के अंदर उतरना चाहती है, तो 3-3.5% की बढ़त यहाँ पे। मैकडॉनल्ड्स के अंदर यानी कि यूनाइटेड स्पिरिट्स के अंदर जो नंबर्स आने हैं, थोड़ा उम्मीद है कि अच्छे नंबर्स इस बार पोस्ट करेगा ये नंबर, इसलिए कल के खंडन के बाद आज फिर चल रहा है। ये करीब 1.5% की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। F&O गेनर्स में भी आप देखेंगे सबसे ऊपर आपको फेडरल बैंक भी दिख रहा होगा और एक एक्साइड इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी कहीं ना कहीं तेज़ी आती हुई दिखे, लेकिन निराशा आज हुई है स्पेशली हमको फिर बैंकिंग से। आज सुबह हमने बात आपके सामने रखी थी कि अगर आज आपको इंडेक्स देखना है ना तो आप ज़रूर बैंक निफ्टी को देखिएगा। अगर कहीं भी बैंक में गिरावट आ जाएगी तो आप जो उम्मीद भी बनाए बैठे हैं उसको छोड़ दीजिएगा, इंडेक्स ज़रूर टूटेगा और ज़रूर टूटेगा। आज 12 बजे के बाद का बैंकिंग का बिहेवियर देख लीजिए, ज़्यादातर बैंकों ने सरेंडर किया, कुछ तो नंबर्स की वजह से, कुछ सेंटीमेंट की वजह से, और उन्होंने बैंक निफ्टी को भी पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर दिया, नुकसान बहुत पहुंचाया है। इसके अलावा कुछ एक और शेयर्स जिन्होंने आज तेज़ नुकसान पहुंचाया इंडेक्स में, उसमें था अदानी पोर्ट्स का शेयर, 3-3.5% गिरावट यहाँ पे भी है। ACC में भी गिरावट यहाँ पे आई है। टेक महिंद्रा, BHEL ये सब इंडेक्स के बड़े कंपोनेंट हैं जहाँ पे हमको गिरावट आती हुई दिखी है। अगर आप कुछ एक और शेयर्स देखेंगे मिड कैप स्पेस से जहाँ पे हमको कुछ बढ़त आते हुए दिखी है, उसमें रुचि सोया ये दूसरा ऐसा दिन था जब हमको स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आते हुए दिखा, इस शेयर बढ़कर कामकाज करता हुआ दिखा है। इसके अलावा आज बाजार की जो हमको क्लोजिंग अब मिली है वो 8350 के नीचे 8345 की क्लोजिंग, 1% की गिरावट मार्केट के अंदर आई है। क्लियर कट एक क्लासिकल एग्जाम्पल कि बाजार बड़े इवेंट से पहले कैसे घबराता है, कैसे डरता है, या फिर ये कहें कि अपने प्रॉफिट्स को, अपने सौदों को कैसे समेटता है। ये क्लासिकल एग्जाम्पल मार्केट ने आज प्लेस किया है। तो गिरावट के साथ बाजार की क्लोजिंग हुई है और डोनाल्ड ट्रंप का भी ये एक इफेक्ट है। आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स अब कॉशियस हुए हैं क्योंकि बैंकिंग में भी दबाव था, IT फार्मा इंडेक्स तो नीचे थे ही, ऑटो स्टॉक्स में भी आज मोमेंटम कमजोर ही रहा था।